हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी स्कीम से, क्योंकि क्या होता है एमपी जो सीजे है तो इसके एग्जाम में सबसे जो एक दो क्वेश्चन बनते हैं वो स्कीम से बनते हैं। स्कीम किसकी? एक्ट की स्कीम। तो यह एक्ट है, इसका नाम है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। एक्ट नंबर क्या है इसका? एक्ट नंबर 20 है 1959 का। और एक और चीज बता देता हूं, आप जब भी कोई भी एक्ट पढ़िए, 12 एक्ट हैं, तो 12 एक्ट को जब भी पढ़िए तो उसके साथ ही साथ उनकी स्कीम सबसे पहले देखिए। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वह है इंडेक्स देखिए। ठीक है, इंडेक्स देखने के बाद आप उसके चैप्टराइजेशन देखिए कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें कही गई हैं और क्या क्या टॉपिक कवर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह पढ़ने का तरीका होता है सही। और इसके बाद आप पूरा बेयर एक्ट एज अ होल पढ़िए। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं। तो इसको एसेंट मिली, एसेंट किस दिन मिली? 15 सितंबर 1959 को। इन्फोर्समेंट इसका कब हुआ मध्य प्रदेश में लागू? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ, इन्फोर्स्ड हुआ। इसके बाद टोटल सेक्शंस इसमें कितने हैं? 264 सेक्शंस हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं? 19 चैप्टर हैं। शेड्यूल कितने हैं? 3 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो इनसे अपने आप में एक एक प्रश्न बनता है कि कभी पूछ लिया कितने शेड्यूल हैं या टोटल चैप्टर कितने हैं। यहां आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो रिसेंटली एमपीसीजे हुआ था उसमें शेड्यूल से प्रश्न पूछ लिया था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में शेड्यूल से प्रश्न पूछा था, और बहुत ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछा था, उनने एक अंदर बारीक से पूछा था, अंदर जाके डिटेलिंग में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम से कम आप शेड्यूल के अंदर ना देखें या बहुत डिटेल में ना देखें, तो ये आप कम से कम ध्यान रखिएगा कि कौन सा शेड्यूल जो है, शेड्यूल 1, 2, 3 किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और किस सेक्शंस के रेफरेंस में है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद रिसेंटली जो मेजर अमेंडमेंट हुए हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में, वो कौन से हुए हैं? एक हुआ है 2018 में, ये बहुत ही मेजर था, क्योंकि इसने इसके बाद जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, तो इसके बाद 50% जो लैंड रेवेन्यू कोड का है तो पूरा चेंज हो गया था। उसमें बहुत सारे कुछ चैप्टर हट गए थे, जैसे चैप्टर 7 और 8 जो था यह सब्स्टिट्यूट हो गया था, मिलके कंबाइंड चैप्टर बन गए थे। इसके बाद 14 जो था वह भी हटा दिया गया, वो ओमिट हो गया था। तो इस तरह कुछ मेजर चेंजेस हुए थे 2018 में। इसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ, रिसेंटली हुआ, एमपी एलआरसी एक्ट नंबर 14 ऑफ 2020 से हुआ था। ये इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट बस हुआ था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ था। 2018 के ही रेफरेंस में एक इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। इसके बाद आपको इसमें यह भी याद रखना है कि जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ वह किस दिन से इन्फोर्स हुआ और किस दिन से लागू हुआ। तो यह लागू हुआ 25 ऑफ सितंबर 2018 से। इसके बाद जो 2020 का हुआ वह किस दिन से लागू हुआ? वह हुआ 12 ऑफ फेब 2020, दैट मीन्स 12 फरवरी 2020 से लागू हुआ। तो ये दोनों चीजें भी याद रखनी है। दोनों रेयरली पूछेगा लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि एमपी जो हाई कोर्ट है प्रश्न ऐसे ही बनाता है। इसके बाद हमें 4 डेट्स याद रखनी है। 4 डेट्स एज इन जब हम एमपीएलआरसी पढ़ेंगे तो ये 4 डेटों का ऐसा इसमें मेंशन की गई हैं अलग अलग रेफरेंस में, कि एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, रेवेन्यू ईयर क्या होता है, और इसके बाद किस दिन से जो एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू पे करते हैं। इसमें लैंड रेवेन्यू, क्योंकि कोड क्या है? लैंड रेवेन्यू कोड है। इसका पर्पस क्या है कि कोई भी जो लैंड है उसमें जो भी रेवेन्यू और कर वसूली हो रही है उसके बारे में है। तो किस दिन वह एरियर बन जाएगा और किस दिन से वह वसूल किया जाएगा, तो उसके बारे में डेट दी गई है। और एक और दी गई है कि कोई भी लैंड है तो उसमें बाउंड्री मार्क्स होते हैं। बाउंड्री मार्क्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं स्कीम बता रहा हूँ पूरे एक्ट की, तो आपको कोई ऐसा नहीं, किसी कुछ अगर समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से इसका जो स्कीम है एक्ट की वो समझा रहा हूँ। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 1 से आराम से देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी लैंड है या प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ सिंबल्स लगाए जाते हैं। आप जब अपने कभी भी सड़क में निकलते होंगे तो कुछ पीली पीली पत्थर लगे रहते हैं, कहीं सफेद कलर के सिंबल्स लगे रहते हैं, कहीं कुछ लगे रहते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स, तो उनको मेंटेन किया जाता है, तो उनकी डेट्स दी गई है। तो एग्रीकल्चर ईयर, ये आप चारों डेट लिख लीजिए एक जगह पे, क्योंकि क्या होता है एक जगह पे रहती, आप पढ़ते सब लोग हैं लेकिन एक जगह पे लिखी नहीं होती तो कंफ्यूजन होता है। तो एग्रीकल्चर ईयर कब का है? वह है 1 जुलाई। तो ठीक है, और इसके बाद 1 जुलाई भी होगा, और साथ में ऐसा भी लिखा हुआ है जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे, और एनी अदर डेट एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दैट मींस
अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और डेट नोटिफाई की गई है तो उसे भी एग्रीकल्चर ईयर बोला जाएगा। ये हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज में आगे। इसके बाद रेवेन्यू ईयर क्या है, तो रेवेन्यू ईयर 1 अक्टूबर को बोला जाता है, उस दिन से घोषित किया जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉल ड्यू एंड पेबल कब से होगा, तो यह 1 अप्रैल से होता है। मतलब आप हर साल के जो 1 अप्रैल से लेके और 30 जून, यहाँ 1 जून लिखा हुआ है, यह 30 जून तक जो ये टाइम होता है, इसके बीच आपको लैंड रेवेन्यू जो है वह पे करना होता है। और अगर आप 30 जून का टाइम, यहाँ गलती हो गई है, एक देखिएगा, यहाँ 1 जून लिखा हुआ है, तो यहाँ इसको आप 30 जून कर लीजिएगा। तो 30 जून के बाद क्या होगा, अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, दैट मीन्स अगर भूमि स्वामी है और लीजी है, तो उसको अगर उसने पे नहीं किया है तो वह अरियर मान लिया जाएगा। इसके बाद 1 सेकेंड, इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव बाउंड्री मार्क्स, मतलब बाउंड्री मार्क को कब रिपेयर किया जाएगा, कौन रिपेयर करेगा, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, रिपेयर कौन करेगा। तो यहाँ रिपेयर करने के जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तहसीलदार को रिपेयर करने का ड्यूटी दिया गया है कि वो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये लोग अथॉरिटीज हैं, ये बाउंड्री मार्क्स को रिपेयर करेंगे। तो कब करेंगी, 1 मार्च के बाद, हर साल का जो 1 मार्च होता है उसके बाद उनकी ड्यूटी बनती है कि वह रिपेयर करेंगे। तो ये 4 डेट हमें याद रखनी है। इसके बाद हेड ऑफिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहाँ है मध्य प्रदेश में, यह भी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ देखते हैं कि जो MPLRC एक्ट है इसका पर्पस क्या था, मतलब ये जो अधिनियम आया तो किस उद्देश्य से आया, तो 4 उद्देश्य थे इसके। पहला था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू, दैट मीन्स लैंड रेवेन्यू के जो भी कानूनी प्रावधान थे उनको एक जगह पे एकत्र किया इसने और उनपे अमेंड मतलब सुधार, जैसे जरूरत के हिसाब से सुधार जो है वह करना। दूसरी बात पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन है, रेवेन्यू ऑफिसर्स अथॉरिटीज हैं जो इस एक्ट के इस कोड के तहत नियुक्त किए जाती हैं। किसके द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, उनकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए की जाती हैं, सो दैट ये जो कोड है इसमें जो फंक्शंस दिए गए हैं या इसके तहत जो ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए, दैट मीन्स उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है। कितने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो हम खुद देखेंगे, टोटल 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स इसमें अपॉइंट किए जाते हैं इस कोड में। इसके बाद होल्डर्स राइट एंड लायबिलिटीज, होल्डर्स कौन है, होल्डर्स वो हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग है। अब होल्डिंग क्या होती है हम डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे कि पार्सल ऑफ लैंड को होल्डिंग बोलते हैं, मतलब कोई भी लैंड है उसकी एक यूनिट है जो, ठीक है, उसको होल्डिंग बोलते हैं। और उसमें जिसका अधिकार होता है, जिस भी व्यक्ति का अधिकार होता है वह होल्डर कहलाता है, वेदर इट बी भूमि स्वामी और लीजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टेन्योर से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उनको कंट्रोल करना। तो ये 4 पर्पस हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। इससे प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन ये हमें जानना जरूरी है एक्ट पर ना। अभी यहां मैं रुकना चाहूंगा और एक कहता हूं कि आपको में मतलब आप लोग कैसा पहले इसको पढ़ चुके हैं क्या, ये चीज आप बता दीजिए। रेवेन्यू कोड पहले पढ़ चुके, कितने लोग पढ़ चुके हैं ये आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जंप करके तो आप लोग को भी दिक्कत होगी। पहले जान लो कम से कम। तो नहीं पढ़ा है अभिलाषा है ना, आप पढ़ा है, चलिए ठीक है, बाकी सबने पढ़ा हुआ है, चलिए तो देख इसमें हम देखते हैं कि लैंड जो है इसको आप समझिए, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, 1956 में हुआ। 1956 में के पहले मध्य प्रदेश क्या था, मध्य प्रदेश के इसके पहले कुछ पार्ट महाराष्ट्र के, ठीक है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ था वो भी जुड़ा हुआ था और कुछ अलग अलग रियासतें थी, उनको मिला के ऐसा मध्य प्रदेश बनता था। तो उसमें कई रीजन्स थे, रीजन्स में बटा हुआ था बेसिकली। तो कैसे रीजन्स थे, एक महाकौशल रीजन था, विंध्य प्रदेश रीजन था, ठीक है, सिनोंज रीजन था, भोपाल रीजन था। तो ऐसे रीजन्स थे, बटे हुए थे। और उस टाइम भी क्या था कि लैंड रेवेन्यू, ऐसा तो नहीं है कि 1956 के पहले लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता था, उस टाइम भी लिया जाता था। तो वो जो भी सारे लैंड रेवेन्यू के जो कानूनी प्रावधान थे उनको कंसोलिडेट किया गया, एक जगह करा गया और इस एक्ट में किया गया, है ना।
तो जैसे मध्य प्रदेश है पूरा, तो मध्य प्रदेश कई यूनिट्स में बटा हुआ है। यूनिट्स एज इन डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, 52 डिस्ट्रिक्ट हो गई। उसके बाद संभाग हो गए। इसके बाद और छोटे स्तर पे जाए तो तहसील होती हैं, और छोटे स्तर पे जाए तो गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो हर जगह अब एक व्यक्ति या स्टेट मान लीजिए, तो एक कहीं पास बैठ के किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में बैठ के जहां हेड ऑफिस, वहां से तो रेगुलेट कर नहीं सकती, या वहां एक जगह से सारी जगह कर वसूल कर नहीं सकते। तो हर छोटे स्तर पे वह कुछ अथॉरिटीज की नियुक्ति करते हैं। तो उन जो ऑफिसर्स की नियुक्ति करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको रेवेन्यू ऑफिसर्स। दूसरी बात, अब पूरा एक एरिया है मध्य प्रदेश, तो ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा इतना रेवेन्यू लगाया जाता है। शहर एरिया जो उनका अर्बन एरिया है वहां अलग लगेगा, उसके बाद जो विलेज एरिया है वहां अलग लगेगा। तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती हैं? ये डिसाइड होती हैं जो सर्वे होता है, पहले लैंड सर्वे किया जाता है। लैंड सर्वे का मतलब क्या होता है कि कृषि भूमि कहाँ है और जो नॉर्मल जो नॉन एग्रीकल्चर भूमि है वह किधर है। तो ये सारी, और उनको कैसे बांटा जाता है, तो देखिए आप स्कीम ऑफ लैंड कैसे डिवाइड होगी, किसमें होगी? जो लैंड रेवेन्यू कोड है इसमें। तो एग्रीकल्चर लैंड को सर्वे नंबर का बोला जाता है। आप ये समझिए, बस सिंपल सी चीजें हैं, सामने लिखी हुई है। एग्रीकल्चर लैंड को सर्वे नंबर बोला जाता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉट नंबर बोला जाता है। ठीक है, आप बस ये सिंपल समझते जाइए। इसके बाद आपको मालूम है शहर, जो शहर है उसमें भी एग्रीकल्चर लैंड होती है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है। विलेज में भी जो नॉन अर्बन एरिया है वहां भी एग्रीकल्चर लैंड होती है और नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो अर्बन एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड को मिला दिया जाए तो उनको सेक्टर का नाम दिया जाता है। किधर दिया जाता है? अर्बन एरिया में। और अगर नॉन अर्बन एरिया है वहां एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड को मिला दिया जाए तो उसको विलेज का नाम दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप एक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक यूनिट यही है लैंड के बारे में जानना, कि लैंड कैसे डिवाइड हो रहा है या कैसे उनका मतलब यूनिट बन रही है, उनकी यूनिट कैसे बन रही है ना। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड सर्वे नंबर बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट होते हैं। और नॉन अर्बन एरियाज में सर्वे नंबर प्लस प्लॉट नंबर को मिला के विलेज बनाया जाता है, और अर्बन एरियाज में सर्वे नंबर प्लस प्लॉट नंबर को मिला के सेक्टर्स बनाया जाता है। ये आप समझिए। नाउ हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि जितने भी 19 चैप्टर हैं तो उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। इसके बाद हम अपने एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी है। हर एक्ट का या हर कोड का जो पहला चैप्टर जनरली होता है वह प्रिलिमिनरी होता है। इसमें किस क्या क्या बातें की जाती हैं? इसमें बात की जाती है कि इसका एक्सटेंट कहाँ होगा, किस दिन से इन्फोर्स हुआ, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट डेट मैंने आपको बता दी कि 2 अक्टूबर और 1959 से, दैट मीन्स 1959 से इन्फोर्स हुआ। इसके बाद जो इसका एक्सटेंट है कहाँ होगा? होल ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। इसके बाद जो सेकंड इसका चैप्टर है वह बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो इसका रेवेन्यू का बोर्ड है वह कहाँ होगा। तो मैंने वो भी आपको बता दिया है कि एनी प्लेस एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो प्लेस नोटिफाई करेगा, उसमें क्या था? उसमें है ग्वालियर। ग्वालियर में है अभी रेवेन्यू का जो बोर्ड ऑफिस है वह ग्वालियर में है। इसके बाद जो इसका थर्ड चैप्टर है वह बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर्स, देयर क्लास एंड पावर्स, ठीक है। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में हम चैप्टर 3 में डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं टोटल 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद इनकी पावर्स अलग अलग हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनमें है तहसीलदार, कलेक्टर, ठीक है, एसडीओ। ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आप कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसडीओ होता कहाँ है, या एसडीओ हमारे आजू बाजू तो मिलता नहीं, तो कुछ जगह उसको एसडीएम भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और कई जगह आप पढ़ेंगे तो सेम पर्सन या सेम अथॉरिटी को कुछ जगह दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जैसे कलेक्टर है, तो कलेक्टर जब सर्वे करता है या लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना, जब लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है तब तो उसको कलेक्टर बोल रहे हैं, लेकिन जब वो सर्वे करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर बोल दिया जाता है। तो यहाँ ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कोई अलग व्यक्ति है, वह कलेक्टर ही है, लेकिन जब वो दूसरा फंक्शन करता है तो उसको दूसरा डेजिग्नेशन दे दिया जाता है, तो है ना। तो ये चीजें कुछ हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर 4 है वह बात करता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोड्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति हो रही है चैप्टर 3 में। उसके बाद जो है कैसे काम करेंगे और उनके कार्य करने के क्या प्रोसीजर होंगे, और रेवेन्यू कोड जो है उनके क्या पावर फंक्शंस होंगे, वह चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद
जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह है चैप्टर 5 अपील रिवीजन एंड रिव्यू। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा कि चैप्टर 5 में किन किन चीजों के बारे में बात की गई है, और ऐसा भी पूछ लेता है अपील रिवीजन एंड रिव्यू किस चैप्टर में दिए गए हैं। तो इसीलिए हम चैप्टर को देख रहे हैं, क्योंकि अलग से हम चैप्टर देखते नहीं है और उसके बाद अगर प्रश्न बनता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ चैप्टर 5 में एक और चीज देखनी है कि पहले था कि अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ था कि कहीं 30 दिन, कहीं 45 दिन, कहीं 60 दिन, लेकिन 2018 के बाद उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी ला दी है कि 45 डेज ही कर दिया है कि अपील का प्रोविजन और सेकंड अपील का प्रोविजन 45 डेज ही रहेगा। तो आपको कंफ्यूजन, मतलब अब पहले क्या था कि 30 दिन कहीं लिखा हुआ, कहीं 45 दिन, कहीं 60 दिन, तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाते थे। तो आपको अगर कहीं भी ऐसा डाउट रहे अपील का प्रोविजन आए MPLRC में, तो आपको 45 डेज ही लगाना है। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसके बाद जो इसका चैप्टर 6 है वह बात करता है लैंड एंड लैंड रेवेन्यू। ये कहां से कहां तक है? ये सेक्शन 57 से लेके सेक्शन 60 तक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बात करेंगे वह है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में हम बात करेंगे इसमें। अब असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है? यह होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि होल्डिंग है, दैट मीन्स कोई जमीन है या कोई भूमि है, तो उसमें लैंड रेवेन्यू लगाना है, कर लगाना है। तो अब लैंड रेवेन्यू कैसा लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि कोई बंजर भूमि है उसमें भी लगा देंगे, या कोई भूमि किसी दूसरे पर, मतलब उपजाऊ भूमि है या कृषि भूमि है उस पर कुछ लैंड रेवेन्यू लग रहा है तो सेम एजुकेशनल पर्पस के लिए लग रहा है तो, या कॉमर्शियल पर्पस के लिए लग रहा है तो उसमें भी सेम लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लैंड रेवेन्यू अलग अलग लगता है, क्योंकि उसकी जो उसमें रेंट निकल रहा है, उसमें जो प्रोड्यूस निकल रहा है, मतलब उसमें कितना उपजाऊ है या किस मात्रा में उससे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो ये सारी कई फैक्टर्स होते हैं जिसपे हम लैंड, जिसको देख के स्टेट गवर्नमेंट उस पर लैंड रेवेन्यू करता है। तो ये सारी चीजें असेसमेंट आपको दे कि किसमें कितना लगेगा, एसेस करते हैं, और उसके बाद उसमें लैंड रेवेन्यू लगाते हैं भूमि पे कि किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वह भूमि यूज हो रही है, और उसके बाद उसमें उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू लगाया जाता है। किसके द्वारा? अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है, तो इसको असेसमेंट बोलते हैं। इसके बारे में बात, मतलब ये चैप्टर 6 में इसके बारे में बात की गई है। तो हमें ये भी देखना है, जैसे यहाँ जो टॉपिक लिखा है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यह मेंस का प्रश्न भी बनता है। तो साथ ही साथ इसको हम वैसे तो देखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है हम जब पढ़ेंगे इसको। इसके बाद जो इसका चैप्टर 7 है वह बात करता है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे जो पहले चैप्टर था इसका, यह होता था सेक्शन 61 से लेके 103 तक। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 भी आते थे, लेकिन अब इसको सब्स्टिट्यूट करके सेक्शन चैप्टर 7 ही कर दिया गया है, जो अब 61 से 77 तक है। इसके बाद बाकी के जो सेक्शंस थे वह रिपील हो गए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अब लैंड सर्वे में क्या बात होगी। तो लैंड सर्वे, जैसा नाम इससे दिख रहा है कि जो भी सर्वे का प्रोसीजर है इस चैप्टर में दिया हुआ है। जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, ये क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड को जो डिवीजन करते हैं तो उनको सर्वे बोलते हैं। कि आप, और शहर में जो भूमि को नापना, या कितनी भूमि शहर में आ रही है, या विलेज एरिया या नॉन अर्बन एरिया, वहां कैसी भूमि डिवाइड हो रही है, तो ये सारा जो प्रोसीजर कहलाता है ये लैंड सर्वे कहलाता है। तो चैप्टर 7 में इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला, वह है लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स नाम से समझ रहे हैं कि अब ये जो प्रक्रिया सारी हो रही है, लैंड सर्वे हो रहा है या उसमें असेसमेंट लग रहा है, या कर का असेसमेंट या रेवेन्यू का असेसमेंट हो रहा है, तो ये ऐसा तो नहीं है मौखिक रूप से होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये दस्तावेजों में होगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल काम होता है, दस्तावेज बनते हैं। और कोई भी एरिया है, आप कभी जाएंगे डिमार्केशन करवाने, आपने सुना होगा डिमार्केशन होता है, या भूमि का नामांकन होता है, नपित होती है जमीन गांव में, जिनके खेती किसानी होगी, जो अपने गांव जाते होंगे उनको पता होगा। तो ये सारी चीजें तहसीलदार से आप मिलेंगे, तहसीलदार के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एक पूरा डॉक्यूमेंट्स का ऑफिस ही होता है उनका खुद का। तो ये सारे यही रिकॉर्ड हैं जो चैप्टर 9 में लिखे हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होती हैं, इसके बाद भू अधिकार पुस्तिका होती है, और कई सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो इनको कौन बनाता है और किनको करेक्ट करने की पावर, और कितने दिन के भीतर इनको करेक्ट करना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं वह चैप्टर 9 में दी गई हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसा लिखा हुआ है कि पटवारी और पटवारी हल्का सेक्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, भू अधिकार पुस्तिका, और इसी में एक और चीज के बारे में बात की जाती है, म्यूटेशन प्रोसीडिंग। अब
ये आपको दिख रहा होगा, म्यूटेशन प्रोसीडिंग भी इसी चैप्टर में है। तो ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये क्या है म्यूटेशन? म्यूटेशन ये होता है कि जब भी कोई, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई भी भूमि अधिकृत की, मतलब भूमि को मिली है, तो उसको वह रिकॉर्ड में अपना रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये चीज जो होती है उसके कि भैया हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसका मालिक हूं, तो ये पूरी प्रोसीडिंग तहसीलदार के द्वारा की जाती है, तो इसको म्यूटेशन प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये सेक्शन 109 और 110 में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसके बाद जो चैप्टर 10 है वह पता है बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स, सर्वे मार्क्स। अब बाउंड्री मार्क्स मैंने आपको बताया, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कहीं भी लगा दी जाएंगे, उसका लगाने का क्या तरीका है, और अगर कोई भी व्यक्ति उसको तोड़ता है या उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो उसके क्या ऑब्लिगेशन है और उस पर क्या पेनाल्टी लगाई जाएगी, ये सारी जो बातें हैं ये चैप्टर 10 में हम इसके बाद, ठीक है। तो इसमें हमने तीन चीजें दिख रही होंगी। डिमार्केशन लिखा हुआ है, तो डिमार्केशन दैट मींस आपको जो बाउंड्री है, बाउंड्री का एक जो आप किसी भी निर्धारित करते हैं, कोई भी एक होल्डिंग है, लैंड है, तो उसका एक निर्धारण करते हैं कि हाँ यहां से यहां इस पर्टिकुलर व्यक्ति की है, तो उसको डिमार्केशन बोलते हैं। अब दूसरा एक शब्द लिखा हुआ ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी व्यक्ति अगर जो भी बाउंड्री मार्क्स लग रहे हैं उसको अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, या कोई भी लैंड है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब उसमें कब्जा कर लेगा अननेसेसरी, तो ये सारी चीजें, और बाउंड्री मार्क्स को तोड़ता है या उसके अगेंस्ट में कोई मतलब ऐसा ऑफेंस कारित करता है, तो ये सारी चीजें चैप्टर 10 में बात करेंगे हम, ठीक है, देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें हम देखेंगे वह है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। दैट मीन्स रियल, सिंपल है, बहुत मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है। रियलाइजेशन दैट मीन्स लेना, लैंड रेवेन्यू को वसूल करेंगे, उसको वसूली कैसे होगी, तो उसके जो प्रोसीजर है और किन किन चीजों पे लैंड रेवेन्यू लगेगा, तो ये सारी बातें चैप्टर 11 में दी गई हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है रेंट प्रॉफिट्स प्रोड्यूस। दैट मीन्स जब हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि लैंड रेवेन्यू जब भी रियलाइज करेगा, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो वह इन तीन चीजों को देख के, इन तीन चीजों के बेसिस पे करेगा कि जो भी लैंड या होल्डिंग है उसका रेंट कितना है, उससे कितना प्रॉफिट निकल रहा है, उसका प्रोड्यूस क्या है। और सेम चीज मैंने आपको एक और जगह बताई, जब हम ऊपर देख रहे थे तो उसमें एक असेसमेंट वर्ड आया था। तो असेसमेंट मतलब उसका निर्धारण करना, ठीक है, और निर्धारण करने के बाद उससे रियलाइज करना चैप्टर 11 में दिया हुआ है। तो पहले हम निर्धारित करेंगे, किस बेस पे निर्धारित करेंगे कि भैया वह किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। कोई भी लैंड है, वेदर इट बी कॉमर्शियल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस, तो ये सारे कुछ पर्पस होते हैं जिनके लिए लैंड यूज होती है। तो उसके हिसाब से उस पर असेसमेंट कर देंगे लैंड रेवेन्यू का, उसके बाद उसको रियलाइज कर लेंगे। रियलाइज करेंगे तो किस बेस पे, उसका रेंट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक और शब्द दिख रहा होगा, एरियर एंड डिफॉल्टर। अब एरियर क्या है? लैंड रेवेन्यू जितना अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि भैया इतना लेना है, तो वह एरियर कहलाएगा। और अगर एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड डेट है या टाइम है, तो उस तक अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने जो होल्डिंग जिसके पास है, तो उसने अगर पे नहीं किया तो वह डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चैप्टर 11 में बात की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखेंगे वह है चैप्टर 12, ठीक। तो चैप्टर 12 में बात करता है टेन्योर होल्डर्स। अब टेन्योर होल्डर्स आपको डेफिनेशन क्लॉज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन होते हैं टेन्योर होल्डर्स। तो इसमें आप समझिए, जो कोई भी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो वह किसी एक, आप मतलब आपने डॉक्ट्रिन पढ़ी होगी कि प्रॉपर्टी का कोई ना कोई तो मालिक होता ही है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका जो मालिक होता है वही उसका टेन्योर होल्डर होता है, और उसको भूमि स्वामी बोलते हैं, ठीक है, भूमि स्वामी बोलते हैं। और एक और चीज यहां आपको बताना चाहूंगा, पहले तो आप ये समझिए सारी जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, वह स्टेट की होती है, और स्टेट के द्वारा वह किसको दी जाती है, या तो लीज में दे दी जाती है, या कोई कुछ व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वह भूमि स्वामी कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है। इसके बाद इसी चैप्टर में, चैप्टर 12 में हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग के बारे में एंड पार्टीशन ऑफ होल्डिंग के बारे में। ये दोनों मेंस के बहुत प्रश्न, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कम से कम 3-4 बार पूछे गए हैं, तो ये आपको देखने ही पड़ेंगे और ये हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम देखेंगे वह है गवर्नमेंट लीजी एंड सर्विस लैंड। अब गवर्नमेंट लीजी, जैसा नाम समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मान लीजिए गवर्नमेंट की है,
और गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए किसी व्यक्ति को दे रहा है, ठीक है, तो उसको लीज बोलेंगे। तो इसका जो प्रोसीजर है, लीज कितने टाइम पीरियड के लिए देना है या किस व्यक्ति को देना है और किस कंडीशंस पे देना है, तो इन सब के संदर्भ में हम चैप्टर 13 में बात करेंगे। और दूसरा एक शब्द लिखा हुआ है सर्विस लैंड। अब सर्विस लैंड क्या होता है कि गांव में, आप मान लीजिए गांव एक घर है, तो गांव में एक होता है चौकीदार जो उस गांव की देखभाल करता है, तो उसको बोलते हैं कोटवार। अब कोटवार की नियुक्ति कर दी है मान लीजिए, ठीक है। अब कोटवार की नियुक्ति के बाद वो गांव में तो रहेगा, लेकिन गांव में किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहेगा, तो उसको जो लैंड दी जाती है उसको सर्विस लैंड बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें में हम पढ़ेंगे कि कोटवार कौन होता है और पटेल भी होता है, ये लोग विलेज ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने पढ़ा, हमने शुरू में अभी देखा कि कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसी तरह विलेज ऑफिसर्स भी होते हैं। तो विलेज में 2 ऑफिसर्स नियुक्ति होती है, ठीक है। उसमें कौन हो गया, पटेल हो गया, कोटवार हो गया। तो ये कुछ विलेज ऑफिसर्स होते हैं। तो जो कोटवार को जमीन मिलती है उसको सर्विस लैंड बोला जाता है। ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह है 15, क्योंकि 14 जो है विलोपित हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह है 15। इसमें एलुवियन एंड डिलुवियन की गई है। अब एलुवियन क्या होता है, मान लीजिए कि बाढ़ आई या मान लीजिए बाढ़ आई या बाढ़ या जो है पानी है, मान लीजिए तालाब है, तालाब पीछे खिसक गया, तो पानी किसी जगह पे भरने से या पानी किसी जगह से निकलने से या तो भूमि सृजित होगी, दैट मीन्स भूमि बनेगी, या भूमि कम होगी। तो जो ये प्रक्रिया कहलाती है यह एलुवियन एंड डिलुवियन कहलाती है। मान लीजिए आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कि कहीं आप गए तालाब, आप गांव गए होंगे तो आपने तालाब देखा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि तालाब का पानी बहुत पीछे चला जाता है क्योंकि सूख जाता है, तो उससे भूमि बन जाती है, ठीक है। भूमि बन जाती है तो वह उस भूमि पे किसका राइट रहेगा, तो बहुत मतलब इसमें मेंशन है कि वह स्टेट गवर्नमेंट की भूमि रहेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वह भूमि कुछ मतलब कि व्यक्ति जो वहां के आजू बाजू के जो लैंड है, जिनकी सराउंडेड लैंड है, तो उनके नाम कर देती है। लेकिन उस पर ओरिजिनल ओनरशिप किसकी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, तो उसको एलुवियन बोलते हैं। अगर भूमि जो है भूमि घट जाएगी तो उसको डेलिवियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके प्रोसीजर के बारे में चैप्टर 15 में बात की गई है। नाउ चैप्टर 16, तो ये देखते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब कंसोलिडेशन की प्रोसीडिंग क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन होता है, मान लीजिए मैं हूं और कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अभिलाषा जी हैं, तो हम एक गांव में रहते हैं, ठीक है। मेरी भूमि, कुछ भूमि यहाँ है एक जगह पे है और कुछ 4 किलोमीटर दूर पे है, और उसके बाद अभिलाषा जी की एक प्रॉपर्टी मेरे बगल में है और एक प्रॉपर्टी कहीं उनकी भी दूर है। तो सर जो अथॉरिटीज हैं एमपी एलआरसी में, वो क्या करेंगी, जब हम दोनों मिलकर उनको एप्लीकेशन देंगे अथॉरिटीज को कि भैया मेरी प्रॉपर्टी एक जगह पे कर दी जाए और अभिलाषा जी की प्रॉपर्टी एक जगह पे कर दी जाए, क्योंकि हम दोनों की एक कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा एक जगह पे है, कुछ अलग जगह पे। तो जो आप ये करिए कि जो अभिलाषा जी की प्रॉपर्टी मेरे बगल में है तो उसको मेरे नाम कर दीजिए, और जो मेरी प्रॉपर्टी उनके वहां बगल में है, उनके घर जो प्रॉपर्टी के बगल में, तो उनको पूरा उनके नाम पे कर दीजिए, और इस पे जो भी कम ज्यादा होगा उसको कॉम्पनसेशन के रूप में दिलवा दीजिए जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो इस प्रोसीडिंग को कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग बोलते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 16 में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें विलेज ऑफिसर्स के बारे में। विलेज ऑफिसर्स मैंने आपको बताया कि पटेल और कोटवार हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है, इन पे क्या पेनाल्टीज लगाई जाएंगी, इनकी क्या ड्यूटीज हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो भी चैप्टर मैंने लिखे हैं उसके बाजू में मैंने सेक्शंस लिखे हुए हैं। ये इसलिए लिखे हुए हैं कि आप जब भी सुबह रिवाइज करिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ग्रुप में डाल दी जाएगी और एप्लीकेशन में भी डाल दी जाएगी। तो आप जब भी देखिए तो आप साथ ही साथ चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब प्रश्न पूछता है तो हमें सेक्शंस नंबर एज सच याद नहीं आते, लेकिन चैप्टर याद है तो हम लोकेट कर पाते हैं कि हाँ, अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ये यहाँ दिया होगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से करेंगे तो याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। इसके बाद विलेज ऑफिसर्स के बारे में बता दिया मैंने। चैप्टर 18 में हम देखेंगे राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोसीजर। ये जो एमपीएलआरसी है इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह लीजिए, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मेंस के हिसाब से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आबादी जो है, आबादी और अनऑक्यूपाइड लैंड है,
तो इनमें क्या क्या चीजें, मतलब किन किन पर्टिकुलर चीजों के लिए इनमें राइट्स जो हैं सृजित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, और इनमें हम निस्तार पत्र को देखेंगे, वाजिबुल अर्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्या है, ये कुछ राइट्स हैं, ठीक है, और इन राइट्स को कौन सृजित करता है उनके बारे में देखेंगे। और अगर इन जो आबादी राइट्स है या अनऑक्युपाइड लैंड है, इस पे कोई भी दूसरा व्यक्ति अनऑथोराइज्डली अगर कब्जा कर लेता है तो उनको कैसे निकाला जाएगा और उन पे क्या पीनल प्रोविजन लगाए जाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज हम देखेंगे, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति के, उसमें अगर कोई अनलॉफुल तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उस पर क्या फाइन लगाए जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हर अधिनियम और हर एक्ट का जो लास्ट चैप्टर होता है वह मिसलिनियस होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी एक्ट को कार्यशील बनाने के लिए या कार्य प्रभावी बनाने के लिए कुछ क्या बोले रेसिड्यूरी प्रोविजंस होते हैं, तो वह दिए रहते हैं। दैट मींस इंस्पेक्शन के प्रोविजन होगा या ज्यूरिसडिक्शन के प्रोसीजर होगा या गुड फेथ या रूल्स मेकिंग पावर, ये सारे प्रोसीजर मिसलेनियस में रहते हैं। तो ये हमारी स्कीम थी इस एक्ट की, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम सिर्फ स्कीम्स देख रहे हैं, कल से हम प्रॉपर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज करूंगा, डेली आप लोग को आई थिंक जैसे आपकी बताया कि अभिलाषा जी ने नहीं पढ़ा है, तो उनके अलावा बाकी पढ़ा है, तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको डेली मान लीजिए 6-7-8 दिन में खत्म होता है एलआरसी, तो डेली मैं कुछ अथॉरिटीज का एक चार्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इस एक्ट में दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, किस अथॉरिटीज का क्या फंक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो टाइम लिमिट या फाइन मेंशन है, ये दो चीज से हमेशा प्रश्न बनता है और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसीलिए एमपीआरसी कठिन लगता है। साथ ही साथ पढ़ते तो जाइए लेकिन उस चार्ट को भी देखते जाइए। तो आज हम तहसीलदार की जितनी पावर्स हैं उसका चार्ट मतलब देते हैं, और कल से हम सेक्शन जो 1 है वहां से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, है ना। तहसीलदार का चलिए चार्ट देखते हैं, और इसको आप क्या करिएगा, प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस तरह हम डेली चार्ट एक एक प्रोवाइड करेंगे कि जैसे आज तहसीलदार की पावर्स दे दिए, उसके बाद कल कलेक्टर्स की जहां जहां पूरे एक्ट में जहां जहां कलेक्टर की पावर है उस तरह दे दिए, फिर उसके बाद एसडीओ की दे देंगे। तो इस तरह आपको क्या रहेगा, डेली आपको एक नया चार्ट मिलेगा और आप उसको डेली रिवाइज करेंगे, तो आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि तहसीलदार ने क्या क्या काम किया था इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो ये आपके प्रश्न गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो देखिए, जो इसमें सेक्शन 109 सब क्लॉज 4 है, तो इसमें तहसीलदार की पावर है कि पेनाल्टी फॉर ₹5,000 ऑन नॉट गिविंग एक्विजिशन रिपोर्ट। अब आपको अभी यहाँ कई लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगा एक्विजिशन क्या होता है, तो मैं अभी बता देता हूँ। कल हम जब चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्विजिशन क्या होता है, मान लीजिए जो मैंने आपको म्यूटेशन प्रोसीडिंग बताया कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी एक्वायर की है मतलब किसी को उसमें राइट मिले हैं, तो उसको वह चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी। किसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी? तहसीलदार को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तहसीलदार को क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा कि सर मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, तो आप इसको अपने रजिस्टर में नोटिफाई कर लीजिए। क्यों नोटिफाई कर लीजिए? कि जब तहसीलदार लिख लेगा कि भैया इस व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी है, तभी उसमें लैंड रेवेन्यू लगाएगा, तभी उसमें आगे की प्रक्रियाएं चालू होंगी। इसलिए जो म्यूटेशन प्रोसीडिंग है या एक्विजिशन राइट रिपोर्ट है, ये इसीलिए जरूरी होती है। अब किसी भी व्यक्ति ने अगर एक्विजिशन रिपोर्ट जिसकी ड्यूटी थी उसने अगर नहीं बनाई, ठीक है, या किसी को अगर उस पर मतलब इन्फॉर्म करना था नहीं किया, तो उस पर कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी? 5,000 रुपए की। किस सेक्शन के अंडर में लगाई जाएगी? सेक्शन 109 सब क्लॉज 4 में। किसके द्वारा लगाई जाएगी? तहसीलदार के द्वारा। इसके बाद सेक्शन 110 क्या बोलता है? पावर टू पास ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन। अब अगर मान लीजिए एमसीक्यू में डायरेक्ट प्रश्न पूछा कि म्यूटेशन ऑर्डर पास करने की शक्ति किसके पास है, तो वह तहसीलदार के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 110 में। इसके बाद जो तहसीलदार की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर है वह है भू अधिकार पुस्तिका है। भू अधिकार पुस्तिका क्या है? लैंड रिकॉर्ड है एक तरीके का, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसमें जो एंट्रीज हैं वह करेक्ट करने की पावर किसके पास है? तहसीलदार के पास। कहां लिखी हुई है? सेक्शन 114A में, ठीक है। बस आप इनको, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि टेक्निकल चीजें क्या हैं क्या नहीं है। भू अधिकार पुस्तिका है, वो आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप पहले दिन से ही, क्योंकि टाइम कम है, 2 महीने या मान लीजिए 50-60 दिन मिलते हैं, तो आप आज से ही जब रिवाइज करना चालू करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें दिमाग में बैठेंगी, एक दिन में नहीं बैठेंगी। तो 114A में क्या लिखा हुआ है
कि तहसीलदार के पास पावर है कि भू अधिकार पुस्तिका को करेक्ट करेगा, जो इसमें एंट्रीज गलत हो गई हैं उनको करेक्ट करेगा। 124 क्या है, सॉल्व डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्री मार्क। अब बाउंड्रीज मार्क का जो बाउंड्रीज मार्क मैंने आपको बता दी क्या होता है। अब उसके रिगार्डिंग मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कैसे आएगा, मान लीजिए कि अथॉरिटीज ने आके बाउंड्री मार्क का निर्धारण कर दिया कि भैया हाँ यहां से यहाँ खेत है, इसके बाद रोड है। अब किसी भी व्यक्ति की जो खेत की जमीन है वह रोड में चली गई, ठीक है, तो डिस्प्यूट आएगा, डिस्प्यूट अराइज होगा। अब इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, तहसीलदार सॉल्व करेगा। किस सेक्शन के अंदर में करेगा, सेक्शन 124 के अंदर में करेगा ना। सेक्शन 126 में पावर दी गई है तहसीलदार को किस चीज की, एविक्शन ऑफ पर्सन रॉन्गफुल इन पोजीशन। अगर कोई भी व्यक्ति रॉन्गफुल तरीके से पोजीशन में आ जाएगा किसी भी लैंड के, ठीक है, तो उसको जो निकालने का, एविक्शन प्रोसीडिंग करने का जो पावर है वह किसको दिया गया है, तहसीलदार को दिया गया है। इसके बाद रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इजमेंट। अगर मान लीजिए कोई इजमेंट्री राइट्स, इजमेंट्री राइट्स आप सबने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आपको जो टीपी एक्ट पढ़ा रही मानसी में वो आपको समझाएंगे सारी चीज डिटेल में इजमेंट के बारे में। तो एक्ट 133 में जो इजमेंट्री राइट पे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए जो निकालने का पेनाल्टी है और उसको प्रोसीजर है वह तहसीलदार को दी गई है। मतलब तहसीलदार के पास पावर है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो इजमेंट राइट पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको निकाले। इसके बाद 250 जो सेक्शन 250 बी है, इसमें ऑर्डर टू वेकेट लैंड, ठीक है, इसमें तहसीलदार को पावर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अनलॉफुल तरीके से किसी भी लैंड में कब्जा कर लिया है, जो कि सेक्शन 250 में दिया हुआ था, उस पे 3 साल का इंप्रिजनमेंट लगा दे और उस पे 100 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन लगाए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 250 में आप देखेंगे तहसीलदार ऑर्डर पोजीशन इन फेवर ऑफ पर्सन रॉन्गफुल डिस्पोजेस। क्या होता है, लैंड है, लैंड पे आप भी देखते होंगे बहुत डिस्प्यूट चलते हैं। कोई भूमि स्वामी कोई है, दैट मीन्स मालिक कोई है, और कोई तीसरे व्यक्ति ने या दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मतलब जमीन कब्जा हो गई है, तो वो किसके पास एप्लीकेशन देगा, तहसीलदार के पास देगा। तहसीलदार उसको देखेगा, तहसीलदार उसके बाद क्या करेगा कि ऑर्डर देगा कि भैया जो भी आप अनलॉफुल तरीके से रह रहे हो आप निकल जाओ, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। फाइन कौन लगाएगा, जब हम देखेंगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे एसडीओ फाइन लगाता है। एसडीओ के पास पावर है पेनाल्टी लगाने की और इंप्रिजनमेंट देने की, लेकिन जो ऑर्डर पास करता है वह किसके पास, तहसीलदार के पास है। तो आज हम सिर्फ तहसीलदार को देख रहे हैं, जब एसडीओ के बारे में देखेंगे तो एसडीओ के बारे में बताएंगे। तो 250 सेक्शन 250 में तहसीलदार के पास है ऑर्डर टू पास ऑर्डर ऑफ पोजीशन इन फेवर ऑफ पर्सन रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड, ठीक है। सेक्शन 248 यह बात करता है तहसीलदार ऑर्डर एविक्शन फ्रॉम आबादी अनऑक्यूपाइड लैंड। अब जब हम डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे तो उसमें आबादी लैंड के बारे में बात की गई है। आबादी लैंड क्या होती है अभी मैं बता देता हूं कि कोई भी जो गांव है, गांव में 2 तरीके की भूमि आप मान लीजिए, एक जहां व्यक्ति रहते हैं, एक जहां व्यक्ति नहीं रहते हैं। तो जहां व्यक्ति रहते हैं उसको आबादी लैंड बोलेंगे, क्योंकि आबादी आप नाम से समझिए आबादी, ठीक है। तो जहां व्यक्ति रहते हैं उसको आबादी बोलेंगे और जहां व्यक्ति नहीं रहते उसको अनऑक्यूपाइड लैंड बोलेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों ही भूमियों पे कोई सॉरी कोई व्यक्ति अनलॉफुल तरीके से रहने लगता है या कब्जा कर लेता है या उसमें फसल उगा देता है, कुछ भी कर देता है XYZ, तो उस व्यक्ति को निकालेगा कौन, तहसीलदार। तो आपने एक चीज देखा, जहां जहां इविक्शन की बात हो रही है यहां तहसीलदार काम कर रहा है। तो आपको एक, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ भी गया और आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि भैया कलेक्टर है, एसडीओ है या तहसीलदार है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गैस मारने की जरूरत पड़ गई तो आप तहसीलदार लगाइएगा इन केस ऑफ इविक्शन, इन केस ऑफ वेकेशन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 244, इसमें अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट्स। अब क्या होता है, कई बार आबादी का जो साइट होता है, दैट मींस आबादी की जो लैंड है उसको लीज में देने की लीज में देने की पावर है। लीज में कौन देगा, तहसीलदार देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेक्शन 227 में भी पावर दी गई है, पेनाल्टी ऑफ ₹1000 फाइन ऑन पटेल। अब पटेल कौन था, पटेल के बारे में हमने देखा था कि पटेल विलेज ऑफिसर था, विलेज ऑफिसर था। और पटेल का ड्यूटी क्या होता है, पटेल की ड्यूटी हम जब देखेंगे चैप्टर तो उसमें पाएंगे कि पटेल की ड्यूटी होती है टू मेंटेन विलेज रिकॉर्ड्स, कि जो विलेज के रिकॉर्ड होते हैं, लैंड रिकॉर्ड होते हैं, उनको मेंटेन करना। अब मान लीजिए पटेल नहीं कर रहा है या पटेल गलतियां कर रहा है, तो उस पर पेनाल्टी कौन लगाएगा, तहसीलदार लगाएगा। कितना रुपए का, ₹1000 की पेनाल्टी लगाएगा। इसके बाद
सेक्शन 2 जो है 205, दैट मीन्स 205, इसमें कंसोलिडेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। अब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो कंसोलिडेशन की प्रोसीडिंग है, कंसोलिडेशन की प्रोसीडिंग है, उसमें जो ऑफिसर करेगा उसको कंसोलिडेशन ऑफिसर बोलते हैं, और जो उसका डेजिग्नेशन है, मतलब उसकी जो रैंक है वह तहसीलदार से नीचे की नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेक्शन 183 सब क्लॉज 5 में हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ कोटवार, ठीक है। अब कोटवार कौन था? कोटवार मैंने आपको बताया गांव का चौकीदार मानिए आप उसको, कोटवार को। कोटवार को क्या दी जाती है? सर्विस लैंड दी जाती है। मैंने आपको बताया सर्विस लैंड किस लिए दी जाती है भैया? उसको रहने के लिए, उसमें वो अपना किसानी उसानी करे। लेकिन अगर उसने उस लैंड को, जो उसको दी गई है प्रॉपर्टी, उसको वह किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डाइवर्ट कर देता है, दैट मीन्स दे देता है, ठीक है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। और निकालेगा कौन? निकालेगा तहसीलदार। इसके बाद सेक्शन 178 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एमपीआरसी का, पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। इसके बारे में हम पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे डिटेल में जब हम चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। तो पार्टीशन ऑफ होल्डिंग का आप बस ये याद रख लीजिए, किसके पास पावर है, कौन करेगा पार्टीशन? तहसीलदार करेगा। डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसके बारे में भी किसके पास पावर है? तहसीलदार के पास पावर है डिस्पोजल करने की। इसके बाद 173 रेलिंक्विशमेंट ऑफ एप्लीकेशन मेड टू तहसीलदार, दैट मींस जो मान लीजिए लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू किसी व्यक्ति पे लगना है और किसी भूमि पे लगना है, व्यक्ति पे क्या ही लगेगा, भूमि पे लगना है। तो मान लीजिए कुछ वहां त्रासदी आ गई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो जो लैंड रेवेन्यू है रेलिंक्विश हो जाता है, दैट मींस खत्म कर दिया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन किसको दी जाती है? इसकी एप्लीकेशन दी जाती है तहसीलदार को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देखते हैं सेक्शन 168। सेक्शन 168 में बात करता है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ लीज इज गिवन टू तहसीलदार, ठीक है। अब लीज के प्रोविजन है इस एक्ट में कि भूमि जो है, भूमि कई तरीके से ट्रांसफर की जा सकती है, लीज में दे सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लीज है, लीज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि लीज का जो वो है टाइम पीरियड दिया हुआ है स्पेसिफाइड, और मान लीजिए उस पर्टिकुलर टाइम के भीतर या उसके बाद कोई व्यक्ति हट नहीं रहा है या कोई कंडीशन ब्रीच कर रहा है, जिस कंडीशंस पे लीज दी गई है उस पर्टिकुलर कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है कैंसिलेशन की वह किसको दी जाएगी? तहसीलदार को दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कम से कम हमने यहाँ पास 20-25 उनके जो तहसीलदार के फंक्शंस देखे। तो ये एक दिन में आपको तो क्लियर हो गया होगा कि एक दिन में अगर आप आज पढ़ने बैठे तो आज की आज रट लें, तो ऐसा नहीं होगा, आपको इसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए ये अलग करके ऐसा लिखा हूं और ये डेली आपको रिवाइज करवाऊंगा मैं, है ना। तो ये चीजें आपको नहीं है। इसके बाद 165 में आप देखेंगे जब पढ़ेंगे कि तहसीलदार ऑर्डर इवेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years, दैट मीन्स मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसको मान लीजिए लीज पे दिया गया है, और कोई भी व्यक्ति अगर हट नहीं रहा है तो 5 साल के बाद उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है तो उसको उसके अगेंस्ट में एविक्शन ऑर्डर पास कर देगा। कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। तो ये सेक्शन 165 में दिया हुआ है। 147 में क्या बात करता है? तहसीलदार रिकवर अरियर्स ऑफ रेंट। जो अरियर्स ऑफ रेंट है दैट मींस जो ड्यू बच रहा है, जो लैंड रेवेन्यू जो लेना है किसी जो मालिक है उस पर्टिकुलर होल्डिंग का या लैंड का, उससे जो लैंड रेवेन्यू अरियर बन जाता है, मतलब अगर मान लीजिए उससे लेना है किसी पर्टिकुलर डेट पे और नहीं दिया है उसने, तो उससे जो लेने का वसूली करना है तो कौन करेगा? तहसीलदार के
हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो? सर यू आर ऑडिबल। तो अभी आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? सर कुछ भी शो नहीं हो रहा था, ना पीडीएफ ना दोनों शो नहीं हो रहे थे। ये कितने कितने देर से नहीं हो रहा था ये? अभी हुआ कि कनेक्शन की पहले काफी देर से हो गया है? सर ये 3 मिनट हो गए होंगे एटलीस्ट। मतलब अभी 3-1 मिनट ना? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ 3 ही मिनट। तो अभी यहाँ मेघा जी ने पूछा, सर अर्बन एरिया बता दीजिए क्या होता है ना? अच्छा 147 पे ठीक है, तो हम वो करते हैं। और मेघा, अभी हम ये सारी चीजें अभी आज हम स्कीम पूरा समझा रहे हैं एक्ट की। सारे जो सेक्शंस है ना वो डिटेल में सेक्शन 1 से पूरी जो बेयर एक्ट है उसको स्टार्ट है हम सारा कुछ। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होइए, आज सिर्फ स्कीम बता रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं जिससे आपको एक दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ जाए, ठीक है? तो ऐसा उसको स्टार्ट करते हैं हम, है ना? इस अभी स्क्रीन है? सर आर यू शेयरिंग स्क्रीन शो? द? नो सर, इट इज नॉट शोइंग। या I have shared. Is it visible to you? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Okay, okay. So shall tomorrow? I think some technical glitches persist, so we'll continue tomorrow. Okay. ओके सर। हाँ हाँ। किसी को नहीं दिख रहा क्या? हिमानी, मेघा तो आप लोग को दिख रहा है? किसी को नहीं आ रहा यार। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो। सर आप एक बार बंद करिए पीडीएफ, फिर चालू करिए, फिर वो हो जाएगा। अनिल सर ने यही किया था। सर अब शो हो रहा अभी है। ठीक है ना? यस सर। तो सेक्शन 140 से हम देखेंगे तहसीलदार रिकवर अरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है? तो अरियर ऑफ रेंट क्या था कि जितना भी रेंट है तो वो एक टाइम पीरियड के बाद अरियर बन जाता है कि उसको आपको देना है। एक पर्टिकुलर टाइम है, वो पर्टिकुलर टाइम मैंने आपको बताया था क्या था वो, जो अप्रैल और मई और जून, दैट मीन्स आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का टाइम है। या आप जब प्रोविजन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 140 में, तो उसके बाद ये अरियर बन जाता है, तो आपको ये पे करना है। और जो व्यक्ति पे नहीं करता है तो कौन उसको रिकवर करता है? तहसीलदार की ड्यूटी है, ठीक है, उसको रिकवर करने की। इसके बाद सेक्शन 154 ए में पावर दी गई है, पावर ऑफ तहसीलदार टू लेट आउट होल्डिंग, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है? कि अगर अरियर ड्यू है, दैट मीन्स किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, तो वह जो होल्डिंग है दैट मीन्स वह पर्टिकुलर लैंड है, तो उसको तहसीलदार लेट आउट कर देगा, है ना? और इसके बाद सेक्शन 131 है, इसमें तहसीलदार पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑफ प्राइवेट इजमेंट। अगर कोई प्राइवेट इजमेंट का, ठीक है, कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। अब इजमेंट के कैसे डिस्प्यूट हो सकते हैं? इजमेंट कैसे डिस्प्यूट हो सकते हैं? मान लीजिए मेरी कोई जमीन है, उस जमीन पे किसी का इजमेंट राइट है, दैट मीन्स उसका रास्ता वो डेली वहां से 20 साल से निकल रहा था, ठीक है? तो
और मैंने बोला कि नहीं तुम्हारा ईजमेंट, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा, तहसीलदार करेगा, है ना। तो इसकी पावर कहां दी गई है, सेक्शन 131 में दी गई है। सेक्शन 129 में क्या दिया है, प्रोसेस ऑफ डिमार्केशन। तो प्रोसेस ऑफ डिमार्केशन कौन स्टार्ट करेगा, कौन सी अथॉरिटी स्टार्ट करेगी, वह तहसीलदार स्टार्ट करेगा, ठीक है। सेक्शन 128 जो इसका लास्ट पावर दिया गया है एमपीएलआरसी में, वह दिया है तहसीलदार हिमसेल्फ रिपेयर बाउंड्री मार्क्स। मतलब क्या होता है कि जब आप एमपीएलआरसी के प्रोविजन पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग में, बाउंड्री मार्क के बारे में, तो उसमें रिपेयर करने का जो वो दिया गया ऑब्लिगेशन दिया है, उस व्यक्ति को दिया गया है जिस व्यक्ति के लैंड में, दैट मीन्स प्रॉपर्टी में वह बाउंड्री मार्क बना हुआ है। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा लैंड है, उसमें बाउंड्री मार्क बना के गए अथॉरिटीज ने, तो उसको रिपेयर करने की ड्यूटी, ऑब्लिगेशन किसका है, मेरा है। लेकिन अगर मैं उसको नहीं सुधारता हूं, या उस पर अगर मान लीजिए तोड़ फोड़ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, और उसको मैं नहीं सुधारता हूं, तो तहसीलदार उसको खुद रिपेयर करवाएगा और उसका जो वसूली होगा, उसका जो पैसा लगेगा, जो भी उसमें कॉस्ट आएगी, वह मुझसे वसूल करेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इतनी तहसीलदार ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो तहसील, इसीलिए मैंने आज सबसे पहले तहसील की पावर से उसको एक जगह पे कर दिया कि आपको, जैसे कुछ टेक्निकल, कई लोग होंगे जिनको टेक्निकल चीजें नहीं पता होंगी, कई लोगों ने पढ़ा है क्योंकि आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं, पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होगा कि भैया भू अधिकार पुस्तिका क्या है, ठीक है, या म्यूटेशन प्रोसीडिंग क्या है, या आबादी क्या है, या अनऑक्यूपाइड लैंड क्या है। लेकिन आप क्या करिएगा, कुछ भी हो, कल से तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए या मोबाइल में स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको डेली देखना कम से कम चालू कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न है। और इसके बाद अर्बन एरिया क्या है, अर्बन एरिया बता। तो देखिए कोई भी जगह है, कोई भी जगह या तो अर्बन एरिया होती है, नॉन अर्बन एरिया होती है। आपने क्या देखा, शहर या तो शहर होता है या गांव होता है। और ये भी बहुत कॉमन सी बात है कि शहर में भी एग्रीकल्चर लैंड होता है, दैट मीन्स कृषि भूमि होती है, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड को अगर सर्वे नंबर बोल दिया जाए, आप एग्रीकल्चर लैंड को सर्वे नंबर नाम दे दिया जाए और नॉन एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉट नंबर का नाम दे दिया जाए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड अगर नॉन अर्बन एरिया में क्या मिलकर बनाते हैं, विलेज बनाते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन एरिया, दैट मीन्स शहर, शहर जो होता है, तो उसको, उसमें उन दोनों को सेक्टर बोलते हैं मिला के, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है, ये सेक्शन जो 2Z4 है उसमें दी गई है, उसके बारे में हम जब कल स्टार्ट करेंगे तो वहां पढ़ेंगे और आराम से, है ना। तो ये सारी चीजें ज्यादा ऐसा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। और इसको जब हम डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे आराम से, तो उसमें देखेंगे, है ना। और किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, किसी को कोई डाउट है अभी? आई थिंक मेघा, आई थिंक मेघा नहीं है अभी, है ना। आज का सेशन हम, अच्छा मेघा है, मेघा डाउट अभी भी है क्या? अर्बन एरिया हम कल डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे, तो उसमें हम पूरा सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सेशन एंड करते हैं ना आज का।